हेलो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले बार सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो पढ़ चुके हैं इससे, इंसाइक्लोपीडिया से, लेकिन लूसेंट थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक दो पॉइंट जो नोट करने की आवश्यकता पड़ेगा तो बोल देंगे। ये सब सॉल्युबिलिटी वगैरह ये सब पढ़ लिए हैं, टेबल वगैरह हम। अच्छा, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी, ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शन वगैरह लिखवा दिए थे। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सॉल्युबिलिटी वगैरह ये सब पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये चीज़ 11th-12th में जो है वही चीज़ पढ़ो। बाकी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा दिए, वहीं से पढ़ो। तो जब भी हम पढ़ा रहे हैं वही नोट करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नोट नहीं करना है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 11th क्लास में है, अरे 12th क्लास में है। ये होता क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिकली यह जानते हैं कि जब हम सॉल्यूशन में, वाटर में सॉलिड जब डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, और अदर इफेक्ट देखते हैं, जैसे लिखे हुए हैं कि ऑन इंक्रीज द डिजोल्व सॉलिड। अगर हम सॉलिड डिजोल्व इंक्रीज, मतलब कि सॉलिड जो है अगर उसमें हम ज़्यादा सॉलिड मिलाने लगे, सॉलिड की मात्रा इंक्रीज कर दे सॉल्वेंट में, तो क्या होता है? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो होते हैं वो कम हो जाएगा। अगर तुम सॉलिड मिला दोगे तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो कम हो जाता है। इसलिए इसका हेडिंग लिखा जाता है डायरेक्ट एक लाइन में कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, साथ में लिखते हैं कि लोअर हो जाता है। तो डायरेक्ट याद रखना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अर्थ क्या है कि जब तुम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हो सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है लिखा हुआ है लूसेंट में, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे, अभी रुक जाओ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब कभी भी तुम सॉल्यूट जो है डिजॉल्व करोगे सॉल्वेंट में, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि अभी वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। अगर तुम उसमें सॉल्ट डाल दिए या फिर शुगर डाल दिए तो वह 100 डिग्री पे बॉयल ना हो करके कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। अब 110 डिग्री पे होने लगेगा, 115 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। समझा? तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का अर्थ क्या होता है? इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर तुम सॉल्यूट डिजॉल्व कर दोगे सॉल्वेंट में या वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम वाटर लिए, सॉल्वेंट लिए, अगर हम उसमें शुगर डिजॉल्व कर दिए, अब हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो तुम जानते हो कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है? प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब तुम शुगर डिजॉल्व कर दिए तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होकर के -10 डिग्री सेल्सियस या -15 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया ना, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब -10 डिग्री हो गया, -15 डिग्री हो गया, तो घट गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ो। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में कि सॉल्वेंट जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। सॉल्यूट जो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इसका पार्टिकल से बड़े बड़े होते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ना क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए मूवमेंट सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। वाटर इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे फिल्टर की तरह होता है, मान के चलो। अब फिल्टर जो है उस शुगर का मॉलिक्यूल्स और वाटर, शुगर का या फिर सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स को ये क्रॉस नहीं करने देता है। वाटर जा सकता है, इसका जो होल होता है, छिद्र होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए किसका? सेमी परमेबल का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट कहाँ कैसे मूव करता है? फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड। अब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में तुम पहले से जानते हो, हमें सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिल्टर होता है।
ठीक है। 21 से बनता है, तो ये बनता है, यहाँ लिखा हुआ है स्टार मार्क करके, पोटासियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट। ये पॉइंट नोट करना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो पोटासियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट से बने होते हैं। बस यही पॉइंट नोट करने हैं और ये चारों पॉइंट नोट करने हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी 3 पॉइंट बने, एक ये 4 पॉइंट नोट करना है, एक पोटासियम फेरोसाइनाइड एंड कॉपर सल्फेट से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनता है बस। अब ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में कुछ लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज तुम पहले से पढ़ा हुआ कोलाइडल टोलाइडल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलॉइड्स, अच्छा ये सब पढ़ा दिए थे हम। पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोलॉइडल टुवर्ड्स कैथोड, नहीं पढ़ाए थे इसमें। देखो कोगुलेशन क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और कोगुलेशन। अब जो कोलाइडल्स पार्टिकल जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज होते हैं, इसमें प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलॉइड। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे करते हैं, फॉर द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन ए कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द कोगुलेटिंग आयन और कोलुकेटिंग आयन। तो कोगुलेटिंग आयन किसको बोलते हैं, कोगुलेटिंग आयन उसको बोलते हैं जो कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर दे। ठीक है, अगर हम कोगुलेटिंग आयंस को डालें कोलॉइडल में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो वह न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो जो आयंस न्यूट्रल कर दे उसे बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन या कोलुकेटिंग आयन बोलते हैं। ठीक है, कोगुलेटिंग आयन क्या करता है, वो लोग कोलॉइडल को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक इलेक्ट्रिक करंट से पास करते हैं। जैसे कि देखो एक एनोड बना दिए, एक कैथोड बना दिए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का होता है, पहले डिफिनेशन देख लो, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो सेल बनाए, ठीक है, अभी से एक करंट फ्लो होगा भाई, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखते हैं। एक हम एनोड लिए, एक हम कैथोड लिए। एनोड पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ए पॉजिटिव सेल से कनेक्ट है, और कैथोड निगेटिव सेल से कनेक्ट है। अब बताओ, ये कोलॉइडल से भरा हुआ है, कोलॉइडल का सॉल्यूशन है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किधर जाएगा, तो जो कोलॉइडल का जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किससे अट्रैक्ट करेगा, कैथोड से अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज कैथोड माइनस चार्ज है, तब ना प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो कोलॉइडल पे जो पॉजिटिव चार्ज है, लिखा हुआ यहाँ पे लिखे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनोड, इसका कोलॉइडल का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड। बस ये 1-2 पॉइंट था, वो पढ़ लेना, लिख लेना। किस क्या कोगुलेशन के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना और लिखना। जो रेड पेन से जो हम हाईलाइट किए हैं ना, वही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब देखो एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस साल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम पहले पढ़ चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लूसेंट से भी पूरा तुमको डिटेल पढ़ना है, बिकॉज इसमें कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो एसिड क्या है भाई, तो ये जो सोर इन टेस्ट है, खट्टा होता है, ये हम जो मन में आएगा पढ़ेंगे, छोड़ने होगा हम छोड़ देंगे। अभी तू पढ़ चुका है इसीलिए हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा वही सिर्फ बताएंगे। ये सब पढ़ चुके हैं भाई, टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, फलना, गिब्स हाइड्रोजन, H+ एक्वस सॉल्यूशन। देखो आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है कि जब कभी भी एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उससे H+ निकलता है। जैसे कि हम HCl लिए, अगर हम इसको वाटर में मिक्सअप कर देंगे, HCl को वाटर में डाल दें हम, तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा, तो ये एसिड बोलते हैं। अगर बेस को तुम वाटर में डालोगे तो OH- आयन प्रोड्यूस होगा। तो जब हम एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो गिब्स हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये कौन बताया था, यही आर्हेनियस थ्योरी है, आर्हेनियस साइंटिस्ट बताया था। ठीक है, अब इसमें ना 3 थ्योरी है। देखो आर्हेनियस क्या बोला था, और ब्रोंस्टेन एंड लॉरी क्या बोला था, लेविस थ्योरी क्या बोला था। तो आर्हेनियस
थ्योरी क्या है कि भाई जब तुम एसिड को घोलोगे वाटर में तो ये H+ देगा, और जब तुम यही बेस को घोलोगे तो तुमको OH- देगा। ठीक है, ये आर्रेनियस थ्योरी था। ब्रोंस्टेड एंड लोरी क्या बोलता है कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। अरे भाई तो हाइड्रोजन प्लस में है तो इसी को तो प्रोटॉन बोले वो तो। ठीक है, तो इसी का दूसरे भाषा में बोला ब्रोंस्टेड एंड लोरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कि ना एसिड वो है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन दे, कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो जो वाटर में घोलने पर या फिर कोई भी सॉल्वेंट में घोलने पर वो प्रोटॉन दे, कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। अब जो एसिड में H है उसको बोलेंगे तो H+ देगा, जो एसिड में H है ही नहीं है तो जो पॉजिटिव आयन है ना वो बाहर आ जाएगा, वो देगा। ठीक है, टूट जाएगा आयन्स में। तो खैर छोड़ो, उससे हम याद नहीं करते हैं क्या है नहीं, अपन एग्ज़ाम पास करना है। जो H+ उसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, तो उसे पकड़ना कि कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा यहीं पे अभी हम बेस वाला छोड़ देते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ अगली बार देखते हैं। और लेविस थ्योरी क्या बोला कि कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लेविस थ्योरी है कि एसिड वो है जो वैसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है पता है? ये फार्मूला चलता है कहाँ? ये चलेगा ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। अच्छा एसिड वही है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब खूब चलता है। ठीक है, जैसे हम तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछे कि आप देखो C है डबल बॉन्ड C है डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ 4 बॉन्ड हो गया छोड़। अब C है डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और F है, एग्जाम्पल ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसमें हम पहचानते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन अच्छा एसिड नहीं है, मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, उसे हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं जो ऑर्गेनिक में पढ़े थे हम लोग 11th में। अब यहाँ ऑक्सीजन भी खींचेगा, फ्लोरीन भी खींचेगा। ठीक है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ऐसी सोचो। खींचने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन तो जानता है तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फोन पढ़ाए थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे खींचने वाले 2 हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तब बताओ कि एसिडिक कौन है, पहला है कि दूसरा है? तो ये ज़्यादा एसिडिक है, नंबर 2। अब इसमें ये लॉजिक नहीं लगाएंगे कि इसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो H+ देगा। भाई इसमें H है ही नहीं है तो कहाँ से देगा? एक H है, ये ब्रेक ही नहीं होगा, कार्बन से हाइड्रोजन वाटर में घोलने से हाइड्रोजन हट नहीं जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है भाई, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये वाला H+Cl- है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है कि वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो आयन में ब्रेक हो जाएगा, H+ तुमको दे देगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा पानी में घोलने में। अगर ऐसे होने लगे तो फिर कोई कंपाउंड ही ऑर्गेनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको डाल देंगे तो आयनिक जैसा थोड़ी बिहेव करेगा। तो आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में घोलते हैं तो H+Cl- हो जाता है। तो हमें H+ मिला तो हम बोलते हैं कि अच्छा HCl क्या है? एसिड है। हाँ, NaOH को अगर हम तुम घोल दिए वाटर में तो इसमें तुमको N+OH- मिला था, तुम बोलो कि अच्छा OH- मिल गया ना, हाँ इसका मतलब NaOH बेस है। तो ये है वैलिड किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको H+ नहीं मिलेगा। हम कैसे पहचानते हैं कौन ज़्यादा बेहतर एसिडिक है? कैसे पहचानते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से। इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ इसमें, और बहुत सारे इफेक्ट थे, हम भूल भाल गए। अभी इंडक्टिव इफेक्ट मुझे याद है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन
और फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। तो यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसके पास रहेगा, इसके पास कम रहेगा। ठीक है, यही अगर हम समझ में आया। जैसे अगर हम यही ले और तुमसे पूछे कि कार्बन पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है, अब ये तुम खुद से बताना, और कार्बन पे अभी हम 2 फ्लोरीन लगा दिए, 3 फ्लोरीन लगा दिए, कौन ज़्यादा एसिडिक है? अभी 2 फ्लोरीन लगा दिए, कौन ज़्यादा एसिडिक है? तुम बोलोगे कि भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के पास कमी आएगी। भाई यहाँ 3 फ्लोरीन खींच रहा है तो कार्बन के पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहाँ कम आएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक मतलब क्या? जो अब हम एसिडिक कैसे पहचानेंगे? आर्हेनियस थ्योरी से। इसको हम डिजॉल्व करेंगे, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड थोड़ी है। ब्रॉन्स्टेन लॉरी की कैन डोनेट अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने वाला है कोई इलेक्ट्रॉन भले ही एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट तो नहीं करेगा। प्रोटॉन डोनेट करना मतलब हाइड्रोजन देना, इस सेंस में समझो। सॉरी देखो, डोनेट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन देना। भाई तो ये हाइड्रोजन देगा? ठीक है, नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लेविस थ्योरी से पहचानते हैं जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो जो ज़्यादा खींच रहा है, तो भाई कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसे देगा ना तो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, आई सबसे लास्ट में आएगा। तो एसिडिक समझ में आया क्या है? तो हम हर एक थ्योरी का अलग अलग यूज है। ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है आर्हेनियस थ्योरी, तो लेविस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। उसमें हम पहचानते हैं कौन एसिडिक है, बेस है। तो हर जगह ये थ्योरी नहीं लगाएं कि इसमें H+ नहीं है, डिजॉल्व करने पर नहीं आ रहा है तो ये एसिडिक नहीं है। इसीलिए तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है। कैन डोनेट ए प्रोटॉन, जो आसानी से H+ दे दे, वही बात है। आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेन लॉरी थ्योरी वही है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बेस के बारे में। बेस ले, तुमने भेजा नहीं है क्या यार? बेस के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा, इधर उधर लिखा हुआ है। हाँ, नहीं लिखा हुआ तो लिख देंगे। बेस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो देखो, हमारे पास 3 थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी, एसिड उसे कहेंगे जो H+ दे, कब? जब हम सॉल्वेंट में बोल दें। और बेस उसे कहेंगे जो OH- दे। ठीक है। ब्रॉन्स्टेन लॉरी क्या कहते हैं? जो प्रोटॉन दे, कैन डोनेट अ प्रोटॉन। और बेस उसे कहेंगे जो एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन मतलब H+ और H+ समझना। जैसे कि H+ दे रहा है तो ये एसिड किसे बोलेंगे? जो H+ दे। तो ये भी वही बात है, कैन डोनेट अ प्रोटॉन, H+ और प्रोटॉन ऐसे रिलेट करो। ठीक है। कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो ये जब एसिड तब कहते हैं जब डोनेट करे, तो बेस तब कहेंगे जब वो एक्सेप्ट करेगा, उल्टा कहानी। ठीक है। तो लेविस थ्योरी क्या होगा? कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे यह लॉजिक नहीं लगाना कि एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें तुमको याद रहेगा कि H+ आर्हेनियस थ्योरी था जो H+ दे। तो H+ तुम अब ये नहीं सोचना कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस होता है। तो यहाँ तो ये लेविस थ्योरी ये बोल रहा है कि जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उसका तो माइनस चार्ज होगा। तो यह लॉजिक नहीं लगाना, ये गलत है भाई। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, क्यों आयनिक कंपाउंड पे लगा रहा है तुम? ठीक है। तो लेविस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे वैलिड है। इस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंट हो जाती है तो लेविस थ्योरी बोलता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट ज़्यादा है वो मोर एसिडिक होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा। वही लेविस थ्योरी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। ठीक है।
जैसे अब बेस का एग्जांपल बताओ, CH3 और CH3, एक C है CH3। अब बताओ इसमें से कि कौन बेहतर बेस है। अब बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दे। तो जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ज़्यादा तब ना देगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो तभी आएगी जब रहेगा। तो जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, खींचते नहीं है, ठीक है। खींचने वाले ग्रुप नहीं है मिथाइल इथाइल, ये इलेक्ट्रॉन और देते हैं, बढ़ाते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, ऐसे समझो। टेंडेंसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, किसी को दे सकता है आसानी से, ठीक है। हालांकि अभी हम पूरा ऑर्गेनिक उतना याद भी नहीं है, हालांकि जो एग्जांपल दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। अगर ये 3 रहेगा, 2 रहेगा तो ब्रांचिंग का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये कार्बन है, 3 चारों साइड से तो दे रहा है, लेकिन ये दे नहीं सकता है बिकॉज ब्रांचिंग है ना, जगह ही नहीं है। तो हम वो चीज़ें हटा देते हैं अभी बस समझने के लिए। देखो अब CH3 है, ये CH3 है, ये भी देगा। तो कौन बेहतर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है बताओ। यहाँ 4 साइड से दे रहा है, 4 मीथेन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही मीथेन दे पा रहे हैं। हाइड्रोजन बहुत ही कम, हाइड्रोजन 9 के बराबर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा बेस कौन होगा, ये बेस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दे, जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये कौन बोले थे, लेविस थ्योरी। तो यही है बेस। बेस का भी एग्जांपल हम दिए कि कौन ज़्यादा बेस बढ़िया है, और एसिड का भी दिए, ठीक है। तो ये तीनों आदमी का थ्योरी समझ में आया। ब्रोंस्टेड लॉरी एक साथ नाम आता है, लेविस थ्योरी ये है और आर्हेनियस थ्योरी ये है। चलो अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको याद रखना है। साइट्रिक एसिड किस में पाए जाते हैं, याद होना चाहिए, लेमन में या ऑरेंज में, मतलब नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ में पाए जाते हैं, तो सोर मिल्क में, मतलब मिल्क में पाए जाते हैं। सोर याद करना जरूरी नहीं है, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। ब्यूटारिक एसिड कहाँ होगा, तो बटर में, रेंसिड बटर में ब्यूटारिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ होगा, ग्रेप्स में। एसिटिक एसिड विनेगर में। मैलिक एसिड एप्पल में। स्टेरिक एसिड फैट में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुड सोरेल, पूछेगा कि वुड सोरेल में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, तो याद हो जाएगा। अब हम कुछ ट्रिक्स अभी याद किए थे, बटर है, ब्यूटारिक है, बटर, रेंसिड बटर, ऐसे करके टार्टरिक, टमारिड। अच्छा, बनाना में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड, यहाँ लिखे हुए हैं ग्रेप्स या टमारिन। टमारिड मतलब इमली। तो इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। बनाना में भी टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में भी होता है, बीपीएससी में पूछा गया। टार्टरिक एसिड किस में होता है, बेकिंग पाउडर में। यहाँ बेकिंग पाउडर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ग्रेप्स और टमारिन और बनाना में होता है, मतलब जनरल कंपटीशन में सब खूब आता है। अब देखो कुछ यहाँ पर भी लिखती हैं, जैसे फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, ऑक्जेलिक एसिड यूज होता है, कल भी पढ़े थे हम लोग। सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। और एसिड की बात करें तो फोटोग्राफी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड तो हम लोग देखे थे, आर्टिफिशियल वर्षा किससे होता है, सिल्वर आयोडाइड से, ये भी कल देखे थे। लेकिन एसिड कौन सा इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में, तो ऑक्जेलिक एसिड। बेकिंग पाउडर में तो टार्टरिक एसिड पढ़े थे। बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उसमें टार्टरिक एसिड डाल देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। एक और है, ऊपर लिखा हुआ है ग्लूमेटिक एसिड, गेहूं में होता है, इन वीट में क्या होता है, ग्लूमेटिक एसिड होता है। तो ये सब चीज़ें याद आना चाहिए। अभी ब्लू लिटमस जो है इंडिकेटर, वो एसिड में टर्न्स रेड, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ाएंगे नहीं, सब जान रहे थे। हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो तुम नहीं जानता था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन डाइजेशन। HCl जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए हमारे पेट में ना 1.5 के आसपास एसिडिक होता है। HCl जो होता है उसका pH वैल्यू कितना था, 1.5 के आसपास। नाइट्रिक एसिड का यूज़ क्या है, इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नाइट्रिक एसिड एक्वारेजिया के साथ मिलकर बनाया जाता है, जो गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में मदद करता है, सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का, ये पता होना चाहिए। 3:1 में पढ़ाए थे कि एक्वारेजिया।
Concentrated H2SO4 and HNO3 is used to wash the iron for its galvanization. जैसे आयरन को हम ग्लेवलाइजेशन करते हैं ना, जिंक से करते हैं, तो पहले हम लोहे को धो देते हैं, उसके बाद हम उस पर हम लेयर चढ़ाते हैं जिंक का। तो किससे धोते हैं? तो H2SO4 एंड HNO3 से। ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव द रस्ट स्पॉट। कहीं जंग लग गया तो तुम ऑक्जेलिक एसिड से उसको क्या कर दो, धो सकते हो, तो जंग ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो, बोरिक एसिड इज यूज फॉर द आई वाश। आँखों को धोने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये कई सारे एसिड का यूज है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो चींटी में पाया जाता है, रेड एंड्स, चींटी काट लेगा। तो यूरिक एसिड कहाँ होते हैं? तो यूरिन में होते हैं, यूरिन ऑफ मैमल्स। तो यूरिया पाया जाता है, यूरिन ऑफ मैमल जानता है, ठीक है। अब देखो, तुम जो जानते हो HCl, HNO3, H2SO4, इसे वाटर में घोलोगे तो H+ देगा, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। लेकिन वीक एसिड का होता है जो कार्बन से कनेक्ट रहेगा ना, वो समझ जाओ कि वीक एसिड है। जैसे C+OH है, CO3 है, ये सब ऑर्गेनिक वाला समझ जाओ कि वो वीक एसिड होता है। बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। जैसे कि HCl तुम वाटर में घोलो तो हम पूछ रहे हैं कि इसका बेसिसिटी कितना है, तो तुम यह काउंट करना कि जब हम इसको सॉल्वेंट में घोलेंगे तो क्या बाहर आएगा? H+Cl-। तो कितने H+ बाहर आ रहे हैं? 1, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। अच्छा, यह भी ध्यान रखना कि तुम पूछेगा कि अरे भाई एसिड के तुम बता रहे हो कि एसिड को जब हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे एसिड को डिजॉल्व किया तो कितना H+ बाहर होता है, इसको तो एसिडिटी बोलना चाहिए कि कितना एसिडिटी, एक एसिडिटी, क्योंकि एक H+ बाहर हो रहा है, तुम बेसिसिटी बोल रहा है, यहाँ उल्टा होता है। H+ बाहर होगा, पूछेगा तुमसे कि बेसिसिटी कितना है, तो एसिड में चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिसिटी का उल्टा ही मतलब है, बेसिसिटी पूछेगा तो हम एसिड में चेक करेंगे, ठीक है। मतलब एसिड के एग्जाम्पल में बेसिसिटी पूछता है, यहाँ से कितने H+ बाहर होंगे? 1, तो बेसिसिटी कितना बोलेंगे? 1। तो एसिड वाले में बेसिसिटी बोलते हैं, जब बेस में ही काउंट करेंगे ना वो H-, तो वहाँ एसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। इसका बेसिसिटी समझ में आया? बेसिसिटी मतलब कि कितने H+ वह बाहर कर सकता है, ठीक है। HNO3 है एक एसिड। अब बताओ कि इसका बेसिसिटी कितना है? तो एसिड है लेकिन पूछ रहे हैं बेसिसिटी, तो बेसिसिटी वो होता है जो कितने H+ बाहर होंगे। तो 1 H है तो 1 ही H बाहर होंगे, तो इसका बेसिसिटी कितना? 1, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड जैसे कि HCl, HNO3 हो गया। डाई बेसिक एसिड, अच्छा इसको मोनोबेसिक एसिड भी बोलते हैं, HCl को मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 है, 1 ही H+ बाहर कर सकता है। डाई बेसिक एसिड किसको बोलेंगे? जहाँ 2 हाइड्रोजन बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो डाई बेसिक एसिड जो 2 हाइड्रोजन बाहर कर सकते हैं। 2 रिमूवल H+, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा से समझाया हुआ कि द नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बाहर होंगे उसे बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे मोनोबेसिक एसिड HCl, HNO3, तो 1 H बाहर होंगे तो मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, जहाँ 2 H बाहर होंगे तो डाई बेसिक एसिड। जैसे H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, तो इसमें H2SO4 है, जब इसको डिजॉल्व करोगे तो 2 हाइड्रोजन बाहर होंगे, 2H+, SO4 2-, 2H+ बाहर होंगे प्लस SO4 2-, तो 2 हाइड्रोजन बाहर हो, इसीलिए बोलते हैं डाई बेसिक एसिड H2SO4 का। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। H3PO3, जो H3PO3 है ना, ये भी डाई बेसिक एसिड है। जब तुम इसको डिजॉल्व करोगे तो 2 ही हाइड्रोजन बाहर होते हैं, 1 नहीं बाहर होगा, ठीक है। 2 ही हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन HPO3 में लगा रहेगा, PO3 के साथ कनेक्ट रहेगा। तो HPO3 याद रखना, ये एक्सेप्शन है। क्या है? डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक नहीं है। ये नहीं देखना कि अच्छा 3 हाइड्रोजन है तो 3 बाहर होगा, नहीं, यह डाई बेसिक है और एक्सेप्शन है H3PO3, ठीक है। वैसे ही ट्राई बेसिक एसिड मतलब 3 हाइड्रोजन बाहर करते हैं, जैसे कि H3PO4 है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है तो H3PO4, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ बाहर हो जाएंगे। लेकिन H3PO3 याद रखना, वो 3 हाइड्रोजन होते हुए भी वो डाई बेसिक में है। H3PO4 तो चलो ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, कौन सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा? HF, HCl, HBr, HI।
तो तुम जानते हो कैसे पहचाने हैं कि HF HCl HBr HI में हो, ये तुम 11th में पढ़ चुके हो। बताओ HF HCl HBr और HI कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो हम तो अभी पढ़े हैं कि जो H+ दे दे वो एसिड है, तो जो जल्दी H+ दे दे वो ज़्यादा एसिड है भाई, ठीक है। जिसमें मेहनत ना करना पड़े, आसानी से H+ दे दे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन आसानी से दे देगा बताओ? तो आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा चुके हैं। तो आयोडीन का साइज़ क्या होगा? बड़ा होता है। तो जो बड़ा होगा तो हाइड्रोजन से जो अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये आयोडीन इतना बड़ा है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बहुत ही वीक होगा, ठीक है। बड़ा चीज़ों के साथ छोटा सा लटका हुआ कोई वो आकर के उसको लेकर के चला जाएगा, ठीक है। ऐसे समझो, दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो बहुत कम है आसानी से H यहाँ से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा साइज में होगा ना वो मोर एसिडिक होगा, तो HI मोर एसिडिक होगा Br से। Br का साइज इतना, Cl का साइज इतना, आयोडीन का साइज इतना, ठीक है। तो आयोडीन मोर एसिडिक होगा देन Br देन Cl। सबसे लेस एसिडिक कौन होगा? HF। अब फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई, वो ग्रेटर फोर्स लगाएगा, वो H को जाने ही नहीं देगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? फ्लोरीन, ठीक है। वो हाइड्रोजन को एकदम बांध के रखेगा, कहाँ चल दिए, हाइड्रोजन को जाना ही नहीं देगा। तो सबसे लेस एसिडिक कौन है? HF। तो ऐसे करके हम लोग पहचानते हैं, जो साइज में बड़ा होगा वो बढ़िया एसिडिक होगा। तो साइज पहचानना आता है पीरियोडिक टेबल में, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। साइज बताए हैं हम कैसे पहचाना जाता है पीरियोडिक टेबल में, कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बस। और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, उल्टा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब CH3 वाला है H2SO4 HNO3 HCl, तो ये आयनिक कंपाउंड है। HCl मोर एसिडिक होता है, पता है, आयनिक कंपाउंड है, H+Cl- देगा। HNO3 ये भी आयनिक कंपाउंड है, H2SO4 ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लास्ट में आएगा। HCl का ज़्यादा pH वैल्यू होता है HNO3 से, H2SO4 थोड़ा ज़्यादा इसका pH वैल्यू नहीं होता है, इसका कम होता है। तो ये चीज़ एक बार ध्यान रखना, इसको याद रखना। लेकिन साइज से भी पहचान सकते हो तुम। तो चूँकि यहाँ साइज कैसे पहचानोगे, यहाँ तो SO4 है, NO3 है, Cl है, तो Cl है, NO3 के हम साइज बताएं, पीरियोडिक टेबल में NO3 है, सल्फेट है, SO4 है नहीं है। तो ऐसे ही ये याद करने वाला चीज़ है, वो याद कर सकता है कि HCl का ज़्यादा pH वैल्यू होता है HNO3 से, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। यूज ऑफ HCl, अब बहुत सारे एसिड के हम बारे में यूज पढ़ेंगे, जैसे कि यूज ऑफ HCl का यूज क्या है। तो पहले तो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, बायोटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाथरूम क्लीनर में इस्तेमाल करते हैं HCl का, लेकिन ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। जो हाईलाइटेड है वो याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पिकलिंग एजेंट फॉर ग्लेविनाइजेशन, मतलब इसको धोते होते हैं ग्लेविनाइजेशन के पहले। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, डाइनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ जिलेटिन फ्रॉम बोन्स में यूज होता है। तो इसमें अगर कोई याद नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिमाग के कमज़ोर हैं, तो नंबर 6 तुमको याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। HNO3, अब HNO3 यूज़ कहाँ होता है भाई? तो फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज होते हैं। यहाँ पे हम निष्कर्ष लिखें, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव में, एसिड रेन में और रेयन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन और ट्राई नाइट्रोबेंजीन में यूज़ करते हैं, मतलब बम बनाने में यूज़ करते हैं, सब एक्सप्लोसिव है। HNO3 कुछ याद करने का मन ना करे, दूसरा याद कर लेना। HNO3 के यूज़ कहाँ होता है? एक्सप्लोसिव में, बम बनाने में, ठीक है। डायनामाइट बनाने में भी यूज होता है। देखो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट बनाने में यूज होता है, वो HNO3 से ही बनता है। HNO3 से नाइट्रोग्लिसरीन बना, नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइट एक ही बात है। तो तीसरा याद करना है, फाउंड इन रेन वाटर, तो जानते ही हो तुम कि H2SO4 HCl सब HNO3 और H2SO4 पाया जाता है एसिड रेन में,
इट फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सॉइल, मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन्स, याद करने की ज़रूरत नहीं है। छठा हम स्टार इसलिए लगा दिए क्योंकि हम बार बार ये भूल जाते थे, लेकिन रेयॉन के बारे में कभी पूछता नहीं है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन तुमको पढ़ लेना है, अभी टाइम है, इसको रट लेना है भाई। जितना नॉलेज रहेगा नंबर उतना ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। हम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं कि कुछ याद नहीं हो रहा है, एकदम दिमाग के कमज़ोर हैं, टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक्सप्लोसिव याद करना है कि HNO3 एक्सप्लोसिव में यूज होता है। जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन हो गया, ट्राइनाइट्रोबेंजीन हो गया, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में हो गया, मतलब डायनामाइट बनाने में यूज होता है। और फर्टिलाइज़र एक याद करना है, HNO3 कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइज़र में। बस हम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, लेकिन ऐसे एक बार पढ़ लेना है इसको पूरा, क्योंकि हमारे पास टाइम है और नंबर लाना है, दूसरा अटैम्प्ट नहीं देना है, अब समय नहीं है। कब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे भाई, इसका कोई मतलब है? ये इसीलिए एक ही बार पढ़ लो, जितना मेहनत करे रो रो के याद करना है, याद कर लो बस। अब यूज ऑफ H2SO4, लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 की यूज करते हैं, सब भूल जाना, लेकिन पहला नंबर याद करना, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl नहीं याद करना है, मतलब याद कर सकते हो लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला और तीसरा, ठीक है। कार बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी, कार बैटरी एक ही बात है, जब बैटरी में यूज करते हैं याद हो गया तो तब पहला और तीसरा पॉइंट याद होना ही चाहिए तुमको, ठीक है। बैटरी में और एलम में, एलम जानते हो ना, पोटासियम वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, K2SO4 L2SO4 के ऑक्साइड ऑटोमेटिक H2O पोटासियम का फार्मूला होता है, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोरिक एसिड का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक में, या फिर आई वाश में भी पढ़े थे हम लोग कि आई वाश में भी यूज़ करते हैं बोरिक एसिड का, और एंटीसेप्टिक में भी, एंटीसेप्टिक आँखों के लिए यूज होता होगा। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, कैल्शियम सॉल्ट मेक्स आवर बोन्स, फॉस्फोरस से ही तो हमारा बोन्स बनता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ये वाला याद करना है। इट फॉर्म्स से फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, इससे फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं, फास्फोरस है तो जानता है DAP या फास्फोरस खाद डलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ने का मन करे पढ़ लेना, छोड़ने का मन करे छोड़ देना। और ये स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड सोर्स ऑफ विटामिन सी है भाई, हमें विटामिन सी कहाँ से मिलता है, स्कॉर्बिक एसिड से, याद कर लेना। और ठीक है, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड है वो फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब कि जो डब्बा में बंद करके जो कंपनी वाले बेचते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं साइट्रिक एसिड। और सोडियम बेंजोएट के आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे चूर्ण ऊन का, जैसे त्रिफला चूर्ण हो गया, उसमें सोडियम बेंजोएट मिला रहता है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो कई सारे हम फूड प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, उसमें से एक एसिटिक एसिड का भी यूज होता है, लेकिन इसका एसिड यूज कम होता है। जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, और ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट है, मतलब मिला देने पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों सेम टाइप का है, साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हम लोग पढ़े थे। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड लेमन्स में पाया जाता है या संतरे में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड टमारिन में, मतलब इमली में, ग्रेप्स में पाया जाता है। ये पिकल्स, अचार उचार बनाने में ही हेल्प करता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं, जो हम लोग लिखे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस उसमें हम टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो टार्ट्रिक एसिड का यूज हुआ ना बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। तो इसमें से क्या याद करना तुमको इम्पोर्टेंट है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन पढ़ना है, मैं तो फिर ऐसे ही कर दे ड्रामा क्यों, कब तक क्यों करना। बेस हम खुद सब पढ़ा हुआ है, टोटल चीज़ें याद किए थे, देख लो हर चीज़ अंडरलाइन है। इतना अंडरलाइन किया कि किताबें देखने में अब ख़राब लगता है, एकदम पूरा चीज़ रंगा हुआ है। इसमें हम रेड से वही रंगे हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, येलो रंगा वाला हम भूलते नहीं हैं, इसीलिए उसको रिवाइज नहीं। जिसको समझा तो वैसे तुम यूज करना है, जो चीज़ें तुम बार बार भूलता हो उसका रेड हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, और जो भूलता नहीं है एक बार पढ़ लिया हो गया वो येलो हाईलाइटर से।
रिवीजन करते दौरान होता है ना कि रिवीजन कर रहे हैं, पता चला कि अरे सही बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसको रेड से हाईलाइट कर देना। चलो आ जाओ बेस। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एंड मेटल्स आर बेस, ये तो तुम जानते हैं, सब पढ़ा चुके हैं। वाटर सोलुबल बेस आर कॉल्ड अल्कली, NaOH KOH जानते हैं। ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल द बेस आर नॉट एल्कली, सब पढ़ चुका है। जो अल्कली किसको बोलते हैं? अल्कली वाटर में बेस को डिजॉल्व कर दे वो अल्कली होता है। तो सब अल्कली जो होगा वो बेस होगा, लेकिन जितने अल्कली हैं वो बेस नहीं होगा। तो वाटर सोलुबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। देखो ऊपर डेफिनेशन लिखा है, वाटर सोलुबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, मतलब वाटर में बेस को डिजॉल्व कर रहा है उसको अल्कली बोलते हैं। तो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो जान रहा होगा। ऑल अल्कली आर बेस बट नॉट अल्कली आर, बिकॉज ऑल बेसिस आर नॉट सोलुबल इन वाटर, इसीलिए तो समझा रहे। चलो समझा देते हैं, वीडियो स्किप करने का मन करे थोड़ा बढ़ा दें। जैसे देखो अल्कली किसको बोलते हैं? जो बेस वाटर में घुल जा रहा है उसको अल्कली बोलते हैं, लेकिन कुछ सारे बेस ऐसे भी तो होते हैं जो वाटर में ना घुले, ठीक है। तो जो अल्कली, सारे अल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं, लेकिन बेसे सब बेस अल्कली नहीं हो सकता है, बिकॉज कुछ बेस वैसे होते हैं जो वाटर में घुलना ही नहीं है, ठीक है। तो जो वाटर में घुल जाए उसी को अल्कली बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। कुछ बेसेस जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, जो आसानी से OH माइनस और दे दे, ठीक है, और जो आसानी से ना दे वो वीक बेस होते हैं। बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा ना जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से कनेक्ट होगा OH, जैसे NaOH KOH। Na सोडियम और पोटासियम कैल्शियम, ये सब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेस है। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे जैसे अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल से जो OH कनेक्ट होगा, जिसके साथ OH लगा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो आयरन से, कॉपर से, अमोनिया से सब लगा रहेगा तो वीक बेस होगा। वैसे ही एसिड में वैसा H+ जो HCl H2SO4 नहीं, एसिड में ऐसा नहीं बोल सकते, बेस में ज़रूर बोल सकते। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से जो OH कनेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखो वहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे कि एक एसिड से कितना H+ निकलता है, उसको हम बोल रहे थे क्या कि बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, कितने OH माइनस बाहर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे कि NaOH है, तो NaOH से कितने OH माइनस बाहर होंगे? वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक ही बाहर होंगे, OH माइनस एक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी, उल्टा बोलते हैं। बेस वाले में एसिडिटी बोलते हैं, एसिड वाले में बेसिसिटी बोलते हैं। तो एसिडिटी ऑफ NaOH कितना होगा? 1। एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 2, बिकॉज यहाँ से 2 OH निकलेंगे। एसिडिटी ऑफ KOH कितना होगा? 1, बिकॉज 1 OH निकलेंगे, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ बेस होता है और बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है, उल्टा यहाँ होता है। pH स्केल जानता है, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, pH का फार्मूला देख लो, -log of H+। H+ से कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो pH क्या होगा? घटेगा, pH बढ़ेगा, 1/H हो जाएगा ना। जैसे देखो माइनस ऊपर जाएगा तो 1/H+। इससे करेंगे क्या? खैर छोड़ो। एक pH <7 है उसको एसिडिक बोलते हैं, greater 7 है न्यूट्रल है, ये सब पढ़ते हैं। इसे जानता तो पहले जानते, इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लिक्विड है, उसका pH वैल्यू, लेमन जूस है, ठीक है। नींबू का जो जूस हम लोग पीते हैं ना, वो नींबू घोर दिया गिलास में, शुगर डाल दिए, मतलब चीनी डाल दिए, पी गए। तो लेमन जो है उसका pH वैल्यू 2.5 होता है। वाइन जो शराब है उसका pH वैल्यू 2.8 होता है। ये हम पूरा टेबल याद किए थे। विनेगर का 3 होता है, यूरिन का 4.8 होता है, कॉफ़ी टी का 5 होता है, सलीवा मिल्क का 6.5 होता है। तो इसमें सलीवा का याद रखना है या मिल्क का, ये लोग स्लाइटली एसिडिक होते हैं। स्लाइटली एसिडिक मतलब 7 से थोड़ा सा कम, ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं जो सलाइवा है या फिर मिल्क है। चाय वो भी याद रखना जो तुम डेली रेगुलर पीते हो, फ़ोटो बनाकर याद रखना कि चाय पी रहे हैं, एसिडिक कितना है उसका? 5 है, तो 5 उसका एसिडिकेशन 5 होता है। जो यूरिन है 4.8 होता है, ठीक है। बचपन में क्या करते थे कि
यूरिन कर दिए, पेड़ पौधा पता, पेड़ पौधा देखो जल गया, जला रहे हैं कि नहीं, बचपन में ऐसे खेलते थे, क्योंकि उसका पीएच कितना होता है 4.8। मिल्क का पीएच कितना होता है, अभी स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क 6.5, ब्लड 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है। तो तुमको सलाइवा याद करना है और ब्लड याद करना है जो स्टार लगा हुआ है, और मिल्क याद करना है, ठीक है। प्योर वाटर का 7 होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सी वाटर जानता है, ये बेसिक होता है। टूथपेस्ट अपना है 9 होता है, बेसिक होता है टूथपेस्ट जो तुम ब्रश करते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद होना चाहिए, 10.5 होता है भाई mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको इनो में यूज़ करते, तुम इनो खाते हो, यही खाते हो, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाते हो, जिसका पीएच कितना होता है 10.5, ये हाईली बेसिक होता है। तभी तो जब एसिडिटी हो जाता है तो हम इनो पीते हैं, तो एसिड ख़त्म हो जाता है, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है पेट में। अब आगे देखते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन नैरो पीएच रेंज 7 से 7.8, हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 के बीच में ही काम करता है, ठीक है। अपना शरीर का पीएच वैल्यू कितने पीएच वैल्यू के अंदर काम करता है, 7 से 7.8। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वही लिखा हुआ कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो हम लोग एक एंटासिड देते हैं, एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इसका कितना होता है पीएच वैल्यू 10.5, ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, ये जानते हो, उसको हम एंटासिड बोलते हैं। एंटा एसिड नाम ही है, एंट एसिड मतलब एसिड के अपोजिट, ठीक है, बेसिक होता है। दांत हमारी सड़ जाती है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो पढ़ना है, इसको तीसरा पॉइंट अच्छे से पढ़ना। हम बोलते दांत हमारी सड़ती है किसके कारण, चॉकलेट के कारण। जब चॉकलेट, क्यों, क्योंकि चॉकलेट एसिडिक होता है, देखो लिखा हुआ कि वेन द पीएच फॉल्स, जब पीएच की वैल्यू जो है मुंह में, माउथ में 5.5 तक आ जाता है, तब हमारी जो दांत होता है सड़ने लगता है, ठीक है। इसीलिए सलाइवा जो है क्या करता है, मदद करता है ताकि दांत ना सड़े। सलाइवा का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 होता है, ऊपर टेबल में लिखा हुआ था। तो टूथ अगर 5.5 पीएच वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा मुंह का, माउथ का, तो दांत सड़ने लगेंगे। अब पीएच वैल्यू कैसे घटता है, जैसे कि सलाइवा तो 6.5 होना चाहिए, लेकिन घटने लगता है, क्यों, चॉकलेट खाएगा, दांत पे चिपक जाएगा, ठीक है। और भी जैसे कुछ भोजन खाया, इसमें चिपक गया, तो धीरे धीरे वो एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाता है। तो यही लिखा हुआ है टूथ इनेमल, टूथ जो इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड गेट्स क्रोडेड। अगर पीएच वैल्यू 5.5 हो जाए तो जो इनेमल है वो क्रोड होने लगता है, सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स इज स्लाइटली अल्कली, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पीएच टू सम एक्सटेंट, बट टूथपेस्ट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन माउथ। अब देखो, रात को कुछ खाए, सब फंस गया, चावल हुआ तक कीटाणु का नहीं आया, तो उसको क्या किया कि बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो चावल जो फंस गया था उसको डिकम्पोज करेंगे, जिसके कारण कि दांत में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, टूथपेस्ट का 9, 9.5 होता है, 9.5 होता है शायद, यहाँ लिखा हो 9 होता है। तो ज़्यादा बेसिक है और स्ट्रॉन्ग बेस है, 9 है, तो जो भी एसिड का फॉर्मेशन हुआ था हमारे दांतों में वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए टूथपेस्ट बेसिक होना चाहिए, मीडियम बेसिक होना चाहिए, और हमारा सलाइवा जो है वो भी हेल्प करता है ताकि दांत ना सड़े। आगे है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा होगा, इसको पढ़ लो, क्या होता है बफर सॉल्यूशन। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, और ये अभी एसिडिक सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच वैल्यू मान लेते हैं अभी 5 है, 5 नहीं 6.8, ठीक है। इसमें तुम H+ डाल दोगे, तो H+ डालते ही क्या हो जाएगा बोलो, H+ डाल देंगे तो इसका पीएच वैल्यू घट जाएगा, 6.8 से कम होना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। H+ ज़्यादा H+ है मतलब ज़्यादा एसिडिक है, तो 6.5 होना चाहिए, और H+ डाल दिए तो 6 होना चाहिए, और H+ डाल दिए तो 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जब थोड़ा सा अगर हम H+ डाल दें
थोड़ा सा H+ डालने के बावजूद भी सॉल्यूशन का pH चेंज ना हो, सेम रहे, तो उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, बफर सॉल्यूशन उसे बोलते हैं कि जिस सॉल्यूशन में थोड़ा सा H+ डाल दें तो भी उसका pH वैल्यू चेंज ना हो, उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी तो H+ डालने की बात करें, अगर कोई OH- डाले तो हाँ, तो वो भी सेम बात है। अगर हम एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में OH- डालें, OH- डालने के बावजूद भी उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू चेंज ना हो, तो भी बफर सॉल्यूशन है। अब दोनों को कंबाइन करो, इसका मतलब हम बफर सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें हम अगर H+ डाल दें या OH- डाल दें तो भी उस सॉल्यूशन का pH चेंज ना हो, उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? बफर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन उससे बोलते हैं जिस सॉल्यूशन में हम थोड़ी सी क्वांटिटी में H+ या OH- डाल दें, डालने के बावजूद भी उसका pH चेंज ना हो, तो उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ना अच्छे से। सॉल्यूशन हुज pH इज नॉट अल्टर्ड मतलब चेंज होना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट से चेंज नहीं होता है, पहले थोड़ा बहुत हो जाए। एडिशन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी मिलाना है, अगर तुम ज़्यादा डाल दिए तो फिर एसिडिक हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइदर एन एसिड, H+ डालो या फिर OH- डालो, इसको बफर सॉल्यूशन। अगर हम उसमें H+ डालें या OH- डालें तो ऐसा मान के चलो चेंज नहीं होता, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, माइनर, इज नॉट अल्टर टू ग्रेट एक्सटेंट लिखा हुआ है कि ज़्यादा एक्सटेंट से चेंज ना हो, तो उसे हम लोग बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बनता कैसे है? तो मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे बनेगा? साल्ट ऑफ वीक एसिड ले लो, जब वीक एसिड लिए हैं तो बेस लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, तो इसे एक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा ऐसे भी तुम बना सकते हो कि साल्ट ऑफ वीक बेस, वो साल्ट लिखा हुआ है, साल्ट ऑफ वीक बेस, जब वीक बेस लिए तो हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक वीक एसिड होगा तो दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन साल्ट ऑफ वीक एसिड, समझ में आया? जैसे CH3CH C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है, जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड वीक एसिड होते हैं, तो ये वीक एसिड है, ये साल्ट ऑफ वीक एसिड नहीं है। तो साल्ट अगर हमें बनाना है तो इस H को बाहर करके एक मेटल लगा दो, Na जोड़ दो, सोडियम जोड़ दो, पोटासियम जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, अब इसको साल्ट बोलते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड, मतलब एसिड का ही सॉल्ट है। H बाहर करके Na लगा दो, K लगा दो, कैल्शियम लगा दो, सोडियम पोटासियम कैल्शियम लगा दो, उसे सॉल्ट बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये सॉल्ट तो है किसका? तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का। समझ में आया? तो ये इस कंपाउंड के हम बात कर रहे हैं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड मतलब CH C डबल बॉन्ड हो Na, प्लस और स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी डाल दो, NaOH डाल दो, तो इस दोनों का मिक्सचर जो है ना बफर सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। ठीक है, इसमें तुम H+ डालो या OH- डालो, इसका pH चेंज नहीं होगा, अगर होगा भी तो एकदम माइन्यूट चेंज होगा, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस कोई सा भी एक वीक बेस ले लो, उसका वैसे ही साल्ट बनाना है, OH हटा करके Na लगा देंगे, अब बेस है तो उसमें तो OH होगा, OH हटा करके हम Na लगा देंगे, अब प्लस कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो, उससे बन जाएगा। तो बफर सॉल्यूशन पूछता है कि किसे बनता है, तो पहला साल्ट ऑफ वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, साल्ट ऑफ वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, तो ये दोनों से हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। उम्मीद है बफर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसका pH चेंज नहीं होता है, होगा भी तो माइन्यूट होगा। इज अल्टर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इज नॉट अल्टर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। आगे है ई तो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ, ये दूसरा चीज़ है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये तुम पढ़ चुका होगा कि साल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जानता है तुम। आगे देखो, हम कुछ यूज पढ़ते हैं, कुछ बेस, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, क्या है? बेस है। इसका यूज क्या है NaCl का? फूड में यूज है, भोजन बनाने में।
इन सैलिन वाटर को पेशेंट डिहाइड्रेशन में भी यूज़ करते हैं। जो डिहाइड्रेशन हो गया उसको नमक चीनी का घोल देते हैं ना, ठीक है। HCl के फॉर्मेशन में भी यूज होता है, बिकॉज यहाँ Cl है तो यहाँ से हम Cl ले लेंगे और HCl बना लेंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड मेनरली इसमें तो कुछ याद करना है लाइक है नहीं। अब इन सोडियम क्लोराइड से एसिड बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि Cl है, Cl से लेकर के HCl बना दो तो ये हो जाएगा, याद हो जाएगा वो। सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट का यूज कहाँ होते हैं? तो आयोडाइज साल्ट टू प्रिवेंट ग्वाइटर डिजीज। सोडियम आयोडाइड से आयोडीन बनते हैं, आयोडीन से ग्वाइटर डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं, ये सब जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं क्या भाई? सोडियम कार्बोनेट का वाशिंग सोडा बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, इसको ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, तो इससे याद करना, सोडियम कार्बोनेट ग्लास बनाने में यूज होते हैं। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव बताए हैं। जो चूर्ण जितने भी होते हैं, जैसे आगे हम देख के आए त्रिफला चूर्ण में क्या मिला है? सोडियम बेंजोएट। तुम अपना जो दवाई पीता है उसमें देखना लिखा हुआ होगा कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या मिलाया गया है, उसमें भी होगा सोडियम बेंजोएट, देखना क्या मिला हुआ है, बताना हमें। पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट जो है ना, ये जनरली मैच स्टिक बनाने में यूज होता है। गन पाउडर, जैसे पटाखा के पाउडर होता है उसमें मिला हुआ रहता है नहीं, बीड़ी पटाखा, उसमें भी थोड़ा हल्का हल्का जिसको मसाला तुम बोलते हो वो पोटासियम नाइट्रेट का बना होता है। मैच स्टिक के ऊपर वाले जो लाल लाल होते हैं रेड फास्फोरस या पोटासियम नाइट्रेट के बने होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ है भाई? इफ रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस, मॉइस्चर रिमूव करता है गैसेस से, कैल्शियम क्लोराइड का यूज है। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर इसको बोलते हैं। लाइम स्टोन, चुन्ना पत्थर, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में यूज होता है चुन्ना पत्थर, ठीक है। बस इतना ही याद करना, ये वाला खाली सिर्फ बिल्डिंग का, बिल्डिंग बनाने में यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का यूज़ कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि हड्डी टूट जाता है तो जो बनाते नहीं हैं उसको हम लोग प्लास्टर कर देते हैं, वो कैल्शियम सल्फेट से बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? वही कैल्शियम सल्फेट में सिर्फ वाटर डाल दो, ये तो है कैल्शियम सल्फेट में थोड़ा एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दो, उससे तुम प्लास्टर कर सकते हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। 4 मोल्स एंड स्टेटस इन द सीमेंट इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो फिर जिप्सम बन जाएगा, सीमेंट। सीमेंट बनाने में जिप्सम का यूज होता है। प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। दोनों ही कैल्शियम सल्फेट से बनते हैं, देखो CaSO4 CaSO4 है दोनों में। आगे है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र में यूज होता है। फास्फोरस जहाँ कहीं भी आएगा वो पक्का फर्टिलाइज़र में यूज होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होगा भाई? तो ये रिमूविंग ऑफ कलर्स, हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कलर्स को धोने उने में यूज़ करते हैं, एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, मतलब रिमूविंग कलर्स को अगर हटाना हो। एलम का यूज़ कहाँ करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में है, डाइनिंग इंडस्ट्री में है, यूज करते हैं इसका, ये तो हम पहले भी बता चुके थे। बाथरूम एसिड, अच्छा, एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ सम हाउस होल्ड। देखो जो बाथरूम एसिड होते हैं, जो एसिड यूज करता है बाथरूम साफ़ करने के लिए, वो एसिड होते हैं। विटामिन C टैबलेट एस्कॉर्बिक है, वो भी एक एसिड होता है। ये बता रहा है कि कौन कौन से एसिड होते हैं। लेमन जूस एसिड, ऑरेंज जूस एसिडिक, टोमेटो जूस एसिडिक होते हैं, विनेगर एसिडिक होते हैं, फिजी ड्रिंक्स जैसे कोला सोडा वाटर जो पीते हो ना, वो सब एसिडिक होते हैं। बेस क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड यूज करते हैं, इनो, वो बेस होते हैं। टूथपेस्ट तुम्हारा बेस है, 9 होता है इसका pH वैल्यू। सोप सॉल्यूशन तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन है। वॉशिंग सोडा क्या है भाई? वॉशिंग सोडा मतलब जो सर्फ यूज़ करता है वो भी बेस ही है। सेलेक्ट लाइम एंड वाइट वॉश, ये सब बेस है। एसिड आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ए ग्लास कंटेनर नॉट इन ए मेटल। एसिड जब भी तुमको स्टोर करना है तो ग्लास कंटेनर में स्टोर करो, मेटल में उसको स्टोर नहीं करना। बिकॉज दे कैन रिएक्ट विथ मेटल कंटेनर, बिकॉज एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। आगे देखो, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कितना होता है? 7.4, ऊपर लिखा हुआ था टेबल में, स्लाइटली बेसिक होता है। pH वैल्यू ऑफ मिल्क कितना होता है? 6.5, हम बताए थे, इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। स्लाइटली एसिडिक होता है। HCl जो होता है
वो हमारे पेट में डाइजेशन में हेल्प तो करता ही है, प्लस कुछ खाते हैं तो उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया होगा तो वो भी मर जाता है HCl से, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है ना 1.5, सब बैक्टीरिया जल जाएगा। इसीलिए पेट में जो है एसिड है वो ज़्यादा होना ज़रूरी है, उसका वैल्यू 1.5 होना ज़रूरी है ना। आगे देखो, इफ़ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7 देन इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ये बताने की जरूरत नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एंटासिड हुज फार्मूला इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कई बार बात बता चुके हैं। और शार्प पेन कॉज्ड बाय स्टिंग ऑफ एंट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, कई बार बता चुके हैं। ये जनरल जीके लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक जूस हैज ए pH वैल्यू अबाउट 1.2, हम 1.5 बोल रहे थे लेकिन 1.2 होता है, वो अप्रोक्सीमेटली वही होता है 1.5 1.2। व्हेन pH रेन वाटर इज लेस दैन 5.6, अगर रेन वाटर का pH अगर लेस दैन 5.6 होगा देन इसको बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन किस क्या क्या होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, H3 होता है, वो एसिड रेन के बारे में पढ़ाया था। अब देखो है बिहेवियर्स ऑफ गैस लॉ, गैस लॉ के बारे में तुमको पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो हम बोलेंगे वही लिखना है। ये 11th का चीज़ है, आएगा भी नहीं कभी तुम्हारे में, जो बोलेंगे बस उतना ही। बॉयल्स लॉ होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत याद दिलाते हैं, इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहता है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। गेल-लॉ क्या बोलते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गेल-लॉ लॉ। एवोगैड्रो नंबर क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें याद कैसे होगा, याद हो जाएगा आसानी से। जैसे देखो PV बराबर nRT लिख लेना ऐसे करके, पहले से तुम जानते हो PV बराबर nRT। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब एवोगैड्रो नंबर, R मतलब R तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, R के वैल्यू 8.3 अप्रोक्सीमेटली होता है, शायद 8.13 हम भूल गए, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। देखो तुमको क्या करना है, गलती लिखा है, याद कैसे करना है, बिल्कुल आसानी से याद करवा देंगे। देखो V और N में एक लाइन खींचना है, उसको बोलना है ABCD लिखना है। N से V में A, अब V से फिर बाद में P में B, तो हो जाएगा आसानी से N से V, V से P, ऐसे चलना है। N से V, V से P, ऐसे चलना है। N से V गए तो A, V से P गए तो B। A मतलब एवोगैड्रो लॉ, B मतलब बॉयल्स लॉ। तो याद हो गया तुमको ना। देखो तुम जान गए, तुम ऐसे अगर लिख दिए कि PV बराबर nRT एग्जाम में, N याद है कि B से करता है तो A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन A मतलब एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो N अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, देखो N और V में एरो हम इसलिए डाले हैं बिकॉज N और V में एक रिलेशन स्थापित कर रहा है, डायरेक्टली है V बराबर N, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो लॉ। अब जो बच गया कांस्टेंट होगा, P बच गया तो कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, T बच गया टेम्परेचर तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एवोगैड्रो लॉ तुमको याद हो गया। एवोगैड्रो क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। B बताओ, B क्या है, तो ऐसे लिख लेना PV इज इक्वल टू nRT। अब E होता है यहाँ से यहाँ, तब BE होता है, मतलब बॉयल्स लॉ क्या रिलेशन देता है, बॉयल्स लॉ है ना प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम इधर इज इक्वल टू सब कांस्टेंट मान लेना, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या बताएगा कि प्रेशर और V तो एक साथ है, मल्टीप्लाई में है, इधर कांस्टेंट मान लो एट ए कांस्टेंट, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। हम A B सिर्फ अब देखेंगे, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वॉल्यूम। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होगा कि प्रेशर इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर की तो बात ही नहीं की, तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ V और P में रिलेशन बता रहा है ना, तो उसको बॉयल्स लॉ बोलेंगे। बाकी जो टेम्परेचर बच गया वो कांस्टेंट। भाई तीन ही चीज़ है, P, V और T। अगर रिलेशन V या T में होगा तो प्रेशर कांस्टेंट, अगर रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यही तो है, तीन ही चीज़ तो है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में अगर रिलेशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो हमेशा तो इसमें क्या हुआ कि बॉयल्स लॉ तो पहचान है कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, तो PV है मल्टीप्लाई में, तो PV इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट लिख दिए, तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो वॉल्यूम हो गया,
तो ऐसे बोलेंगे कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो ऐसे ही याद करेंगे इसको, ए यहाँ से यहाँ, बी यहाँ से यहाँ, और टेम्परेचर, उसके बाद फिर टेम्परेचर के पास चलते हैं। तो टेम्परेचर से भी में रिलेशन होगा तो सी नाम देना है, और टेम्परेचर से पी में रिलेशन होगा तो गे-लुसाक लॉ। अब देखो ये कैसे याद करेंगे, तो टेम्परेचर से पी में जो रिलेशन है ना वो बहुत लंबा रिलेशन है, इसीलिए गे-लुसाक लॉ भी सबसे लंबा नाम है, गे-लुसाक लॉ, इसीलिए पूरा लिखे हैं। तो गे-लुसाक लॉ क्या है तुमसे पूछे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बस खत्म। तो ऐसे याद हो जाएगा। और सी मतलब चार्ल्स लॉ, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन, जैसे एक बार समझा देते हैं चार्ल्स लॉ गे-लुसाक लॉ कैसे लिखेंगे। अब समझ में आ गया होगा तो वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन कौन बताता है, चार्ल्स लॉ। तो इधर वॉल्यूम है इक्वल टू के इस साइड टेम्परेचर है, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बता रहा है, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर के बारे में तो बात ही नहीं होता, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ऐसे करके हम डेफिनेशन निकालते हैं। तो याद हो गया वो, उम्मीद है। ए एन से भी रिलेशन रहेगा, बी मतलब बॉयल्स लॉ, बी से भी रिलेशन रहेगा, चार्ल्स लॉ टी से भी का रिलेशन रहेगा, और गे-लुसाक लॉ टेम्परेचर से प्रेशर रहेगा। डायग्राम याद करना, याद भूल जाएगा। ए बी लाइनस है, ए बी, फिर वापस यहाँ से सी, और ये सबसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है टेम्परेचर से प्रेशर आने के लिए, इसलिए इसको गे-लुसाक लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करना है, टेबल ये जो बताए हैं ये याद करना है। आगे देखो, आगे क्या याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है तुमको। अब है आइडियल गैस। आइडियल गैस किसको बोलते हैं, देखो ए गैस विल बिहेव एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोई सा भी गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करेगा जब हम प्रेशर बहुत कम कर दे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे। ये चीज़ लाइन तुमको सिर्फ याद करना है। और वो आइडियल गैस के लिए ही फार्मूला वैलिड है, पी वी बराबर nRT। ठीक है, तो ये वाला लाइन तुमको सिर्फ याद होना चाहिए, गैस विल बिहेव एन आइडियल। बाकी यहाँ R का वैल्यू लिखा हुआ है 8.314, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तुम पढ़ चुके हो, पढ़ने का मन होगा पढ़ लेना, छोड़ने का मन छोड़ देना। एक चीज़ और तुम याद रखना इसमें से, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, मतलब एक डिफ्यूजन के ही बारे में एक नियम दिए थे। तुम खुद सोच सकते हो कि जो गैसेस, जिस गैसेस का डेंसिटी कम होगा उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कम होगा, पर जिसका डेंसिटी कम है, मतलब एकदम थोड़ा समझ जाओ कि दूर दूर पार्टिकल्स हैं, तो भाई तो डिफ्यूजन उसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ से वहाँ तुरंत चला जाएगा। अब जो गैसेस हाईली डेंसिटी है, जो डेंसिटी ज़्यादा डेंसिटी होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। अगर 1 यूनिट हम ले तो मास भी ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा भारी है उसका डिफ्यूजन कैसे होगा, तो बहुत धीरे धीरे होगा, है ना। डिफ्यूजन ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, मास कम होना चाहिए। अब जो ज़्यादा भारी गैस होगा वो इधर से उधर टहलेगा, घूमेगा नहीं, मास कम होना चाहिए। जब मास कम होना चाहिए तो इसका मतलब डेंसिटी भी कम होना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए डेंसिटी मास वो होता है ना, वॉल्यूम मास बराबर वॉल्यूम गुने डेंसिटी। तब मास अगर कम है तो डेंसिटी भी कम ही होना चाहिए। तो वही ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोले थे कि डिफ्यूजन होने के लिए मास कम होना चाहिए गैसेस का और डेंसिटी कम होना चाहिए। तो उसको हम एक रिलेशन ले देते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन यही लिखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी या मास। चलो एक और इधर कर लेते हैं, गिजबिजा गया यार जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होंगे या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होंगे। एक ही बात है, डेंसिटी मास, समझ में आया। वो कम रेट से डिफ्यूज़ कर पाएगा, वो इधर उधर टहल नहीं पाएगा, डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये सिंपल सा बात है, जैसे कि देखो
एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 2-3 टाइप का गैस है, CO2 है, CO है, नाइट्रोजन है। तो ये सब कुछ ना कुछ एक प्रेशर लगा रहा होगा, ये जो बंद है तो कंटेनर जो ऊपर से ढका हुआ है इस पर प्रेशर लगा रहा होगा। तो CO2 जो है प्रेशर मान लेते हैं P1 है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का P2 है, नाइट्रोजन का P3 है। तो टोटल प्रेशर कितना लगा रहा होगा, P1 + P2 + 3। तो बस यही लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर क्या है कि टोटल प्रेशर अगर तुमको निकालना है तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब अकेला अकेली का प्रेशर, ठीक है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब 3 वो गैस है, उसमें से एक का पार्शियल प्रेशर P1 मानते हैं, दूसरे का P2, तीसरा का P3। इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। CO2 का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर P1 बोलो, CO का पार्शियल प्रेशर P2 बोलो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर P3 बोलो। तीनों को जोड़ेगा तभी टोटल प्रेशर आएगा। तो वही लिखा हुआ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में आया एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, बस यही तुमको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक। यही सिर्फ लिख लेना और कुछ नहीं लिखना है। इसको पढ़ने का मन होगा पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। जो हम लिखे हैं यही काफ़ी है। अब है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई सवाल नहीं आएगा, इसको और स्किप मारना है। अब है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम तुमको डिटेल में एग्जाम में पढ़ा है, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है ये एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन पढ़ लिए हैं। कार्बन तो कार्बन के डायमंड है, यहाँ देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखो डायमंड के बारे में लिखा हुआ है, डायमंड के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये सब पढ़ लेना, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसको नोट कर लेना। ब्लैक डायमंड कॉल कार्बोनेडो, तुम नहीं जानते उसे नोट कर लो। कंटेंट ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट। और तुम देखो ट्रांसपेरेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52 होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि नहीं पूछेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर सकते हो 2.4 होता है, हाई अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए तो हीरा चमकता है। sp3 टेट्राहेड्रल शेप होता है, तुमको याद करना है भाई, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस इसका होता है हीटिंग टेम्परेचर, ये सब जान सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सब। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेना, ये सब कुछ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद करना है ये। और स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करने की ज़रूरत नहीं है। केमिकली मोर रिएक्टिव दैन डायमंड होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब पढ़ लेना है, हम पढ़ा नहीं रहे। हाँ, अब टेबल में आओ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। वुड चारकोल। वुड चारकोल किससे बनता है, तो लकड़ी से बनता है। ऑब्टेन फ्रॉम वुड। क्या होता है कि लकड़ी को ना लो प्रेशर हाई प्रेशर पे इसको जला दो तो उससे वुड चारकोल बनता है, ठीक है। शुगर चारकोल किससे बनता है, तो केन शुगर से, मतलब ईख से बनता है। केन शुगर ईख से शुगर चारकोल। बोन या एनिमल चारकोल किससे बनेगा, तो एनिमल बोन से बनेगा। कोक चारकोल तो ये तो कोयला से बनेगा, आसानी है, याद हो जाएगा भाई। बोन चारकोल था, बोन से बनेगा मतलब एनिमल के बोन से बनेगा। कोक चारकोल, कोक मतलब कोयला से बनेगा। शुगर केन था, केन शुगर से बनेगा मतलब ईख से बनेगा। वुड चारकोल था, वुड से। नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस चैनल में डिटेल में पढ़े। यहाँ वही चीज़ पढ़ेंगे जो तुम नहीं जानते हो, जैसे कि येलो कलर का जो हाईलाइट है सिर्फ वही पढ़ना है। पढ़ो। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था लेबोरेटरी में, तो यूरिया बनाया गया था। इसका फार्मूला क्या होता है, N2H4CO। हम ऐसे याद किए हैं, ये ऐसे दिया हुआ है NH2CO NH2, एक ही बात है, काउंट करो। N2 है, H4 है और CO है। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। जो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, जिसे मीथेन निकालो, इथेन निकालो, डीजल निकालो, वो पेट्रोलियम है। उसमें ना बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। ये दो चीज़ देख लेना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जानते हो, बेंजीन वगैरह को एरोमेटिक बोलते हैं, जहाँ रिएजनेंस हो उसको एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ पढ़ो, जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे डिटेल में तुम पढ़ा है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट डिटेक्ट करने वाले पॉइंट होंगे वो हम डिटेक्ट करवा देंगे। ये लिखो, इथीन या इथाइलिन। अब देखो,
जो फल को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक चीज़ तो हम फल को हम खुद पकाते हैं दवाई के हेल्प से, मतलब कुछ केमिकल के हेल्प से हम फल को ज़बरदस्ती पका देते हैं। एक भगवान जो है खुद पकाते हैं फल को। आम है, आम पेड़ पे है, वो पेड़ पे ही पक जाएगा, वो नेचुरल फल पका है, ठीक है, भगवान ने उन्हें पकाया। तो वो उनके लिए कौन सा हार्मोन भाई स्राव हुआ था, कौन सा हार्मोन का स्राव हुआ था प्लांट में नेचुरली, तो इथीन होता है। इथीन जो होता है नेचुरल रिपनिंग फ्रूट्स होता है, ठीक है। ये जो इथीन होता है या कॉमन नेम इथाइलिन बोलो, ये हार्मोन्स होते हैं प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं जिससे फल पकता है, नेचुरल है, हमने नहीं इसे बनाया। और इथीन को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फल को पकाने के लिए, जो हम लोग ज़बरदस्ती पकाते हैं ना, वो इथीन नहीं होता है, वो इथाइन होता है, वो एसिटाइलिन होता है, वो हम बाद में देखेंगे, इथाइन होता है। अभी देखो सी डबल बॉन्ड सी जो होते हैं ये नेचुरल रिपनिंग फ्रूट्स होते हैं। ये हार्मोन्स, ये जो इथीन होते हैं वो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि फल पक जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये नेचुरल है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती आजकल फ्रूट को, फल को पकाने लगे हैं। किससे? एसिटाइलिन से, मतलब इथाइन से, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हम लोग ज़बरदस्ती इसमें इथाइन लेते हैं और थोड़ा सा वाटर डाल दो और फल पे ये सब डाल दो, फल पक जाता है। तो ये ज़बरदस्ती वाले जो है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है एसिटाइलिन। कॉमन नेम है, यूपीएससी नेम है इथाइन। इसका पिक्चर यहाँ पे बनाए हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये आर्टिफिशियल रिपनिंग है, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो नेचुरल रिपनिंग है। तो डबल बॉन्ड वाले तो हानिकारक नहीं है, वो नेचुरल है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो हानिकारक है। तो ये दोनों ही कंपाउंड यूज होते हैं फल को पकाने में। सी डबल बॉन्ड सी मतलब कि इथीन, या सी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब कि इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन वही बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही बेंजीन जिसमें भाई रेजोनेंस हो, इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइसोमरिज्म हम डिटेल में पढ़ाए हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे आओ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ लेना, तुम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ, बस वही लिखा पेट्रोलियम धरती से निकलता है, तो निकलने दो उसको। अब आ जाओ फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्यूल। इसमें ना बहुत सारे चीज़ पढ़ने को सीखने को मिलेंगे, याद करना लिखना। अब फ्यूल हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए फ्यूल को, एंड हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। फ्यूल का टेम्परेचर लो होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है भाई? कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक नीचे डिफिनेशन लिखा हुआ है देखो, कैलोरीफिक वैल्यू इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए हीट लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल। अच्छा फ्यूल बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। सैलरी आ गया भाई, सैलरी इज क्रेडिटेड, बड़ा खुश होता है मन। अभी कैमरा ऑफ है, दिखा नहीं सकते हैं तुमको। 63,300 डेट है 31 तारीख का, पहला बार टाइम पे आया, अन्यथा साल आज तक तो टाइम पे नहीं आया है। तो पढ़ो लिखो, ये भी एक मोटिवेशन है कि हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। योर सीधे अगर लिखेगा योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड फॉर दिस सैलरी में 2024 ईयर 63,300 ऑन 31/5/2024, तो खुशी मिलेगा। तो मन लगा के पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के सो, बिकॉज एक बार जॉब हो जाएगा तो लाइफ सेटल हो जाएगा, फिर नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ से खर्च जुटाए और कहाँ से क्या करें। अभी जितना मेहनत करना है एकदम अपने शरीर को गला दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो। दवाई खा के पढ़ो, तबीयत ख़राब हो जाए दवाई खाओ, पढ़ो। पेट ना साफ हो, पेट साफ हो वाला दवाई खाओ, जो भी हो दवाई खाना खा के पढ़ो, बस 4 घंटे सो और खूब पढ़ो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, फिर जीवन भर आराम। तो यही 2-3 महीने, जो 2 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम होगा या 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, तो 1 महीना ऐसा पढ़ो क्या कि जीवन में याद रहे कि ये 1 महीना ना हम आज तक नहीं पढ़े थे, ऐसा उतना मेहनत जीवन में हम नहीं किए हैं और आगे भविष्य में भी इतना मेहनत हम नहीं कर सकते। इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। जैसे मेरा लास्ट महीना जो मेंस का एग्ज़ाम था
वो जीवन भर याद रहेगा कि उतना मेहनत हम पहले कभी नहीं किए थे और आगे आने वाले समय भी हमें नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। ठीक है, इतना मेहनत करो, ये लास्ट का है 1 मंथ। चलो ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं खाना खाने के बाद।